स्टार्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। एंड कैसा लगा आपको मेरा लास्ट वाला लेक्चर? आपने कमेंट्स किए, लाइक वगैरह किया लेक्चर को या नहीं? प्लीज, अगर नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा, जस्ट गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर एंड डू कमेंट हाउ यू फेल्ट अबाउट दैट लेक्चर। हम सीख रहे थे अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, द चैप्टर नंबर 7, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बहुत सारी चीजें हो गई थी वहां पर हमारी। हमने अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ा था, राइट? अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ा था। शायद मोटा मोटी पार्ट हो गया था, राइट? मीनिंग के बारे में सीख लिया था, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, राइट? किस प्रकार, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? अगर कोई गेनफुली एम्प्लॉयड ना हो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, कोई गेनफुली एम्प्लॉयड ना हो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, गेनफुली एम्प्लॉयड ना हो किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड कहेंगे। नेचर के बारे में सीखा था, वर्किंग एज ग्रुप एंड ऑल, प्रिवेलिंग वेज रेट, राइट? ये बहुत सारी चीजें हो गई थी। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके बाद में हम कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब तक आकर पहुंच गए थे, राइट? अभी हमारा कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होना बाकी है। सो टर्निंग टुवर्ड्स द लेक्चर, कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेस मतलब क्या? अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? अनएम्प्लॉयमेंट होने के पीछे क्या रीजंस है? व्हाट आर द कॉज बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट? ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जॉबलेस ग्रोथ। क्या कहा गया है यहाँ पर? जॉबलेस ग्रोथ। सो लेट्स रीड। सिंस इंडिपेंडेंस द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया हैज बीन कंसिडरेबली less than the rate of economic growth. Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force. As a result, there is widespread of unemployment. जो growth of employment है, जो employment की growth है, growth of employment is less than economic growth. जिस स्पीड से एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है देश की, राइट, उस स्पीड से जो है, जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ होनी है वो नहीं हो रही। आप कहेंगे कि देश की इकोनॉमी तो अच्छे से ग्रो हो रही है, राइट? तो इसका मतलब देश का युवा, देश का जो नागरिक है, उसे तो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। ऐसा कैसे हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट है? अगर आप कहेंगे सर कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही है, राइट, फिर हम समझ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हो रही, बट इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, बट फिर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऐसा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाने जाओ कि एक फैक्ट्री है, राइट? एक कोई फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री लो। उस फैक्ट्री में इन द ईयर 1950 आप समझ लो 100 वर्कर्स काम करते थे, राइट? 100 वर्कर्स काम करते थे, और 100 वर्कर्स के काम करने से उनके फैक्ट्री से जो है 50 करोड़ का आउटपुट आता था। कितना करोड़ का आउटपुट आता था? 50 करोड़ का आउटपुट आता था। एंड द ईयर इन द ईयर 1950, बट इन द ईयर 2020 वही सेम फैक्ट्री है, एंड उसी फैक्ट्री में अभी आउटपुट कितना आ रहा है? आउटपुट आ रहा है 200 करोड़, आउटपुट आ रहा है 200 करोड़। 1950 नहीं लेते हैं, बहुत पुराना हो जाएगा। विल टेक द ईयर 2000 में 100 लोग काम करते थे, 50 करोड़ का आउटपुट था। इकोनॉमिक ग्रोथ वाज 50 करोड़, राइट? इकोनॉमिक ग्रोथ वाज 50 करोड़, एंड एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ है, वो एम्प्लॉयमेंट जो है 100 था। आज 200 करोड़ है, बट वहां पर जो है 60 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, या फिर हम कहेंगे 120 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, राइट? 120 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं।
जो टर्नओवर है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो 150 करोड़ से हुआ। कितना हुआ? 150 करोड़ से बढ़ा। सो एम्प्लॉयमेंट कितने से बढ़नी चाहिए थी? 50 करोड़ करने के लिए अगर 100 लोग लगते हैं तो 150 करोड़ करने के लिए और 300 लोगों की जरूरत पड़ेगी, राइट? और 300 लोगों की जरूरत पड़ेगी। सो इन टोटल 400 करोड़ लोगों की जरूरत, आई मीन 400 लोगों की जरूरत पड़ेगी। पर 400 लोगों के सिवाय यहाँ पर कितने लोग काम करने के लिए? 120 है। तो बाकी का जो 280 पीपल है, उसका हिसाब का काम कौन कर रहा है? मशीन्स कर रहे हैं। जो 280 पीपल का जो हक का काम है, उन जो बाकी का जो 2200 करोड़ तक पहुंचने के लिए जो बाकी का काम है, वो कौन कर रहा है? मशीन्स कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है देश की, बट उस हिसाब से जो एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ होनी चाहिए थी, 400 होनी चाहिए थी, वो कम हो रही है। वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। इसकी वजह से क्या बढ़ रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपको समझ में आया? राइट? इंक्रीज इन लेबर फोर्स। इंक्रीज इन लेबर फोर्स क्या कहता है? डेथ रेट हैज रैपिडली डिक्लाइन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग फॉल इन बर्थ रेट। डेथ रेट जो है वो घट रहा है। डेथ रेट कम होने की वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है? स्टेबल हो रही है। डेथ रेट के कम होने की वजह से पॉपुलेशन क्या हो रही है? कम होने बंद हो गई है। डेथ रेट की कम होने की वजह से पॉपुलेशन कम होनी बंद हो गई। और जितने परसेंट से डेथ रेट कम हो रहा है, उतने परसेंट से बर्थ रेट कम नहीं हो रहा है। उतने परसेंट से बर्थ रेट कम नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन है उसमें इंक्रीज आ रहा है। जो लेबर फोर्स है उसमें क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, राइट? डेथ रेट क्यों कम हो रहा है? फॉर एग्जांपल जैसे अच्छे हॉस्पिटल्स की सुविधा दी जा रही है, राइट? अच्छे हॉस्पिटल की सुविधाएं दी जा रही है। और हम कह सकते हैं कि अच्छा वेलफेयर किया जा रहा है, सोशल स्कीम्स, अवेयरनेस पे अच्छे से हो रही है, न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन नहीं हो रहा है। तो उसकी वजह से जो है, हमने पिछले लेसन में जान ही लिया था डेथ रेट कम कैसे होता है। तो वो सब फॉलोइंग रीजंस की वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है, एंड जो बर्थ रेट है वो मेंटेन रह रहा है, राइट? सो देयरफॉर द कंट्री हैज रजिस्टर्ड एन अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलेशन ग्रोथ। उस इफेक्ट की वजह से पॉपुलेशन में क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रही है। एंड दिस वाज नेचुरली फॉलोड बाय अनइक्वल लार्ज एक्सपेंशन इन लेबर फोर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है? लेबर फोर्स में क्या बोलते हैं, इक्वली लार्ज एक्सपेंशन इन लेबर फोर्स। जो बर्थ रेट, आई मीन जो डेथ रेट कम हो रहा है, जो बर्थ रेट कम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? इन शॉर्ट, लेबर फोर्स बढ़ रहा है। एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। पहले से ही लोग हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, और लोगों की एडिशन हो रही है तो उन्हें भी काम नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी। एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी, जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल था, लोगों से काम हो सकता है। वो 400 पीपल्स को अगर उसने काम पे रख लिया, जितना मशीन का कॉस्ट है, जितना मशीन का कॉस्ट है, उसके बजाय उसने क्या किया रहता? उन्हें सैलरी दी रहती, राइट? जो वो ईएमआई भर रहा है मशीन की, जितना उसने डाउन पेमेंट किया है, उसके बजाय वो क्या कर सकता था? लोगों को सैलरी दे सकता था। बट उसने क्या चूज किया? जो इंडस्ट्रीज है, उन्होंने क्या चूज किया? मशीनरी चूज की। क्यों? क्योंकि मशीनरी छुट्टी नहीं लेती, राइट? मशीन्स स्ट्राइक पे नहीं चली जाती। मशीन्स जो है एरर्स कम करती है, राइट? मशीन्स जो है वो यूनिफॉर्मिटी लाती है काम में। सो इसकी वजह से पीपल चूज मशीनरी ओवर लेबर, एंड दैट्स व्हाई एक्सेसिव यूज हो रहा है मशीनरी का। मशीनरी का क्या हो रहा है? एक्सेसिव यूज हो रहा है। पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। इन इंडिया द मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज। इट इज अवेलेबल। उस मैन पावर से भी काम किया जा सकता है। फिर भी अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस द कंट्री वुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउएवर नॉट ओनली इन इंडस्ट्री बट आल्सो इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स आर इंक्रीजिंगली सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल फॉर लेबर। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है उसका यूज ना करते हुए कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। किस चीज का यूज किया जा रहा है? कैपिटल इंटेंसिव जो है उस टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। और जस्ट इंडस्ट्री में ही नहीं, एग्रीकल्चर में भी हार्वेस्टिंग में ट्रैक्टर्स यूज हो रहे हैं, प्लोइंग में ट्रैक्टर्स का यूज हो रहा है, और बहुत सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जिसमें मशीनरीज का यूज हो रहा है। यूएस जैसे देशों में अगर मशीनरी यूज होती है तो कैपिटल इंटेंसिव वहां होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर
पॉपुलेशन कम है हमारे देश में, इतनी पॉपुलेशन है, वी शुड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक, रादर वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी हो रही है. However, not only industries but agriculture and producer also using capital intensive technique, like whether capital is abundant supply, use of automatic machines and other sophisticated equipments is both rational and justified. हम ये नहीं कह रहे कि ये गलत है. यूनिफॉर्मिटी आती है, टाइम कम वेस्ट होता है, देश की ग्रोथ ज्यादा होती है, जीडीपी में बढ़ोतरी होती है, प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ती है, हर चीज हो रही है, ये रैशनल भी है, जस्टिफाइड भी है. बट इन इंडिया दिस पॉलिसी रिजल्ट्स इन लार्ज स्केल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अगर हम एक बिगर पिक्चर की तरफ देखें, एक भविष्य के बारे में अगर सोचे, लोगों के बारे में अगर हम सोचे, तो इफ वी लुक एट अ बिगर पिक्चर, इन लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी आ रही है, राइट. सो ये भी एक इशू है. लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अगर नौकरियां मिल भी रही है बट लोगों के पास वो स्किल्स नहीं है. मशीन्स पे अगर जॉब भी है बट लोगों के पास स्किल्स नहीं है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं कि ये स्किल्स का होना जरूरी है, राइट. सो लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वोकेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कोर्सेज व्हिच आर कंपैटिबल टू इंडियन इंडस्ट्रीज आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर. सो देयर इज डर्थ इन स्किल्ड मैन पावर नीडेड बाय द इंडस्ट्री. जैसे आप देखने जाओ, इलेक्ट्रिशियन होता है, वो भी किसी के हाथ के नीचे सीखता है, राइट. कोई बड़ा इलेक्ट्रिशियन होता है, उसके पास जाता है, उससे सीखता है, रादर देन लर्निंग फॉर्मली, टेकिंग एजुकेशन इन इट, टेकिंग सर्टिफिकेट्स, डूइंग द वर्क प्रोफेशनली. अनप्रोफेशनली वो सीखता है. लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम रहता है. जो लोग टाइल्स लगाने के लिए आते हैं या फिर घर में काम रहता है, वो किसी के अंडर सीख के आते हैं, ना कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करके, जो क्योंकि वो लैक कर रहा है. इंडियन इंडस्ट्री के लिए जो कंपैटिबल कोर्सेस है वो कंपैरेटिवली इंडिया में कम है, जो प्रोफेशनली सिखाते होंगे कोई चीजें, राइट. सो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है. ओके. एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, ये पॉइंट ध्यान से सुनना. एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर अ व्हाइट कॉलर जॉब. वही जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था, rather than learning or getting self-employed or starting your business or learning blue collar jobs or taking matter in your hands and being a job creator than a job seeker, they aspired towards taking a white collar job. They expectations बढ़ रही employment की तरफ, नौकरियों की तरफ. There is a lack of innovative and entrepreneurial spirit to organize economic activities where they can be self-employed. Graduates prefer to remain unemployed till they get a job which is up to their expectation in the terms of salary and nature. 7 lakhs का पैकेज चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री में चाहिए, एमएनसी में चाहिए, लिफ्ट कैब आनी चाहिए आने जाने के लिए. ये सब अगर मिलेगा तभी मैं जॉब करूंगा, नहीं तो मैं घर में बैठना प्रिफर करूंगा. ये एटीट्यूड हो चुका है कई नौजवानों का. rather than you creating some industry, brainstorming session करना अपने साथ, innovative ideas लाना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ये सब करने की बजाय क्या कर रहे हैं, जॉब ढूंढने के पीछे लगे पड़े इंडिया का यूथ. सो इस वजह से भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट में जो है राइज आ रहा है. सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, ये जस्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर रिलेटेड ही जो है unemployment है. Agriculture in India is seasonal by nature. It depends upon monsoon, lack of irrigation facilities, poor soil fertility, outdated production, non-availability of certified seeds, fertilizer are the factors that reduce the capacity of agriculture for gainful employment throughout the year. Laborers are unemployed only for the few months in a year, are employed only for the few months in a year. For rest of the year, the labor force remains jobless. अच्छे फर्टिलाइजर्स ना मिलने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी है लैंड की वो कम होती जा रही है. मराठी में हम कहते हैं कस, जो जमीन का जो कस होता है, जो प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रहती है, जो सॉइल अच्छे तरह से नहीं, जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है फर्टिलाइजर्स और वो चीजों की वजह से. सो सॉइल को अगर 1 महीना अच्छे से आराम दिया जाए, पानी दिया जाए, सो वो 1-2 महीने में फिर से प्रोडक्शन के लिए रेडी होने की बजाय इट गेट्स रेडी फॉर द प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट ईयर इटसेल्फ. सो जो गैप है सॉइल को फिर से रेडी होने में वो बहुत ज्यादा बड़ा है, ड्यू टू प्रोडक्शन टेक्निक्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, या फिर फर्टिलाइजर्स का अच्छे से नहीं मिलने की वजह से. सो हम इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि अच्छा तरह से सीड्स मिले, अच्छा फर्टिलाइजर मिले, या फिर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़े,
या फिर आपको नहीं बढ़ना है, ये सब चीजें नहीं करनी है, तो आप जब फार्मिंग नहीं करते हो, जब एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती है, तब आप एलाइड एक्टिविटीज में ध्यान दो, डेयरी एक्टिविटीज, फार्मिंग, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड ऑल दोज थिंग्स, यू कैन लुक अप टू दोज थिंग्स, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। बट हाल फिलहाल सर शॉर्ट में हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, सो उसकी वजह से जो बाकी के सीजन, जो बाकी के 8 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, 10 महीने होते हैं, उसमें क्या आती है, उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी स्लो, inadequate. Next point, slow rate of economic development. The overall economic development of India is very slow. Inadequate irrigation facilities, fertilizers, unsatisfactory growth of infrastructure, all are due to inadequate industrial expansion. As a result, the employment opportunities have not increased enough in the rural sector to absorb the growing labor force. Okay, so one of the cause, the 7 number of cause, what it says कि स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है उसकी जो गति है वो क्या है, स्लो है, राइट। व्हाट इट स्टेटिंग दैट, जस्ट अ मिनट गाइस। 7 पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है अपने इंडिया में, उसका रेट जो है, बढ़ने का जो रेट है, जो जिस तरह से वो बढ़ रहा है, दैट इज वेरी स्लो। द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी स्लो। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज कहो, फर्टिलाइजर्स, अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स का अच्छा ना होना, हॉस्पिटल्स का अच्छा ना होना, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या फिर कोर्सेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उनका अच्छा ना होना, राइट, उनका अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ होना, आर ऑल ड्यू टू अनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। एज अ रिजल्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज्ड इनफ इन द रूरल सेक्टर टू एब्जॉर्ब द ग्रोइंग लेबर फोर्स, राइट। सो जो जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट जो जिस तरह से लेबर फोर्स बढ़ी है, उस तरह से जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, राइट। और ये जो ऊपर के जो रीजन है, इरिगेशन फैसिलिटीज, फर्टिलाइजर्स, अनसेटिस्फैक्टरी ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये किस वजह से हुआ है, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल एक्सपांशन। क्या कहा जाए यहाँ पर, इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल एक्सपांशन। इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल एक्सपांशन का मतलब मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, कि जो इंडस्ट्रियल एक्सपांशन है वो कुछ रीजन्स में बहुत अच्छे से हुआ है, कुछ रीजन्स में बहुत स्लो हुआ है, राइट। जो डिसबैलेंस है, जो इम्बैलेंस है इंडस्ट्रियल एक्सपांशन में, तो उस वजह से क्या हुआ है, एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है, कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा है एंड कुछ एरियाज में बहुत ही कम है, राइट। इट्स एज गुड एज नथिंग। सो उस वजह से क्या हुआ है, जो रूरल सेक्टर में जो है, जो फोर्स बढ़ रही है, जो कुछ हो रहा है, जो अर्बन सेक्टर में हो रहा है, इंडस्ट्रीज अर्बन सेक्टर में आ रही है, रूरल सेक्टर्स में जो इंडस्ट्रीज आने का जो तादाद है, वो बहुत स्लो है, वो बहुत कम है। सो इस वजह से क्या हो रहा है, जो लेबर फोर्स रूरल एरियाज में, जो रूरल सेक्टर्स में जो लेबर फोर्स है, उसे एब्जॉर्ब करने की जो इंडस्ट्रीज की जो ताकत है, वो कम पड़ रही है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन, इसी का जुड़ा वो पॉइंट है। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे रूरल सेक्टर में इंडस्ट्रीज नहीं आती है, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती, तो उस वजह से जो रूरल पॉपुलेशन है उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है। कहाँ पर, बड़े बड़े सिटीज में, जैसे पुणे, मुंबई, नागपुर, ऐसे बड़े सिटीज में जो रूरल पॉपुलेशन है उन्हें माइग्रेट करके जाना पड़ता है, क्योंकि गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सर्च ऑफ अर्बन एरियाज, तो वो
अर्बन एरियाज में आ जाते हैं जॉब ढूंढने के लिए। इस वजह से क्या हो जाता है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, राइट, जो अर्बन पॉपुलेशन है उन्हें भी कंपटीशन मिलने लगती है, और जो एम्प्लॉयमेंट के चांसेस है वो और भी कम हो जाते हैं, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आ जाती है। कहां पर, इन अर्बन एरियाज, इन अर्बन एरियाज सेक्टर के वजह से, एरियाज की वजह से, एरियाज में, रूरल और अर्बन एरियाज में इम्बैलेंस होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज में, जो अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट आ रही है, जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं ना, रूरल एरियाज के लोग वहां पर आकर एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद बढ़ा रहे हैं, ऐसा इस बुक में कहा गया है, राइट। सो यू इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दो प्रकार के इफेक्ट्स हो जाते हैं एम्प्लॉयमेंट के, एक जेब पर भी होता है और एक मन पर भी होता है। इन शॉर्ट, अगर हम इकोनॉमिक्स और सोशल की बात करनी जाए, लेट्स टॉक अबाउट आवर जेब एज वी आर लर्निंग अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होता है, वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो पॉपुलेशन है कंट्री की, जिसे काम करना चाहिए, जिसे अच्छे से पैसा कमाना चाहिए, अपने देश को आगे आगे बढ़ाने के लिए ले जाना चाहिए, तो वो ये सब न करते हुए घर पे बैठा हुआ है, या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी करने में उसका ध्यान जा रहा है, गैम्बलिंग वगैरह। तो उससे क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, किसका, ह्यूमन रिसोर्स का। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट वेलफेयर स्कीम्स, इसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट का पूरा जो ध्यान है एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाता है, एम्प्लॉयमेंट को कैसे सुधारा जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम की जाए। सो जो वेलफेयर स्कीम्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी आती है। जैसे कितना पैसा अलॉट किया जाए रूरल एरियाज को, या फिर कौन सी वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। जो लाडली बहन योजना है, या फिर पीएम आवास योजना है, या फिर हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो योजना है, इन पर अच्छे से ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम करके जो है सामने आ जाती है। पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी, जो है जॉब नहीं होने की वजह से क्या होता है, इनकम नहीं आती है, इनकम नहीं आने की वजह से क्या होता है, वो लोग गरीबी में चले जाते हैं, पॉवर्टी में चले जाते हैं। सो ये साइकिल चलता ही रहता है, राइट। और इससे क्या होता है, इनकम अनइक्वालिटी हो जाती है। कोई जॉब जैसे है जिसमें बहुत सारा पैसा है, कोई लोग इतने अमीर है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। जस्ट वही इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है, इकोनॉमिक इफेक्ट, पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। पॉवर्टी बढ़ रही है, इनकम में जो है इनइक्वालिटी बढ़ रही है, क्योंकि मशीन्स पे जो काम करने वाले लोग हैं, मशीन्स ऑपरेटर्स वगैरह है, उनकी सैलरी बहुत हाई है, बट अगर मशीन्स नहीं रहती तो उनकी भी सैलरी कंपैरेटिवली कम होती है, और जो अनएम्प्लॉयड है उनको सैलरी मिलना चालू हो जाती। तो ये जो इनइक्वालिटी है, अगर मशीन्स नहीं रहती तो ये कम थी, बट आज मशीन्स होने के कारण जो मशीन्स यूज करना जिन्हें आता है उनकी इनकम बढ़ रही है, एंड जो मशीन्स की वजह से जिनकी जॉब चली गई है वो जीरो हो गई है। तो ये जो डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है इनकम में, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, और इनकी इनकम जीरो होने के रिजल्टेंट क्या हो जाता है, पॉवर्टी आ जाती है। ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर मतलब क्या, जो हाथ गाड़ी पे कुछ चीजें बेचते हैं, बड़ा पाव बेचता है हाथ गाड़ी में, डेली वेज वर्कर रहते हैं, रोड साइड पे जो धंधा करते हैं, ये सब एक इनफॉर्मल सेक्टर हुआ। जो रिक्शा चलाते हैं वगैरह, ये क्या हुआ, एक इनफॉर्मल सेक्टर हुआ। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब जहाँ पीएफ नहीं रहता, ईएसआई नहीं रहता, बेसिक मिनिमम वेज नहीं रहते, राइट, इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। ये एक प्रकार से जो है इनफॉर्मल सेक्टर होता है। रजिस्ट्रेशन नहीं होता है बिजनेसेस के, लोग ऐसे ही चालू कर देते हैं, राइट। सब्जी बेचना, गाड़ियों पे, हाथ गाड़ियों पे सब्जी बेचना, पानी पूरी वगैरह, भजिया वगैरह, ये सब ग्रोथ जो है इनफॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ बढ़ जाता है, राइट। हाई डिपेंडेंसी रेशियो मतलब, और अनएम्प्लॉयमेंट का एक इकोनॉमिक फैक्टर ये भी है, घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वाले चार मुंह हो जाते हैं। घर में कमाने वाला एक होता है और खाने वालों की तादाद बढ़ जाती है। इन शॉर्ट, अगर मैं हाई डिपेंडेंसी रेशियो के बारे में बताने जाऊँ, क्योंकि अगर पापा की नौकरी लगी हुई है बट बेटे को नौकरी नहीं लगती है, वो एबल है, दोनों कमाकर परिवार चला सकते हैं, बट आज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक इंसान के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई है। इकोनॉमिक जो इफेक्ट है उसके साथ सोशल इफेक्ट भी होता है। कैसे, नो, सोशल टेंशन एंड अनरेस्ट मतलब,
अगर नौकरी नहीं मिलती है, घर में बैठे रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, चिड़चिड़ापना बढ़ जाता है, एक मानसिक संतुलन जो है वो हिल जाता है, सेटिस्फेक्शन नहीं लगता, आप खुद में खुद को कोसने लग जाते हो। सेकंड पॉइंट है लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। आप खुद की नजरों में गिरना चालू हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस कम होना चालू हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आप गवाने लगते हो, आपकी सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप किसी चीज के लायक नहीं हो, ऐसा आपको लगना चालू हो। ये सोशल इफेक्ट पड़ते हैं। हेल्पलेसनेस हो जाती है, क्या करूं, किससे मदद मांगू, कौन मेरी मदद करेगा, हु विल हेल्प मी इन गेटिंग द जॉब। हर किसी से मदद मांगना आपको लगता है, और कहीं से मदद नहीं मिलती है, यू फील हेल्पलेस, कि आपके पास डिग्री है, आपके पास नॉलेज है, यू वांट टू डू द जॉब बट यू couldn't do it। ये जो हेल्पलेसनेस है वो अंदर से आपको खाना चालू कर जाती है। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। General measures to be taken to reduce unemployment, development of agricultural sector, alternative occupations, जैसे मैंने allied activities के बारे में बताया था, right? Development of infrastructure, road infrastructure, hospitals, basic सी चीजें है, right? Road infrastructure, hospitals, जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन सिस्टम कब आएगा भगवान को ही मालूम है, पेपर लीक्स कम हो जाए, फेयर एजुकेशन सिस्टम हो, पेपर चेकिंग में अच्छे से हो जाए, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म को डेवलप किया जाए, जो प्रेक्षणीय जगह है वहां पर होटल्स बांधे जाए, रेस्टोरेंट्स बांधे जाए, गाइड्स को ट्रेनिंग दी जाए कि इम्पोर्टेंस कैसे बताया जाए इस किसी टूरिस्ट प्लेस का, यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक, मतलब मशीन्स का कम से कम इस्तेमाल करते हुए, जहां मशीन्स का इस्तेमाल ना करते हुए काम चल जाता है तो वहां पर मशीन्स का न इस्तेमाल करते हुए लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज किया जाए। डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले जाए, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंप्रूव होना चाहिए, राइट? कम्युनिकेशन अगर इंप्रूव होता है, if you have good internet connection, you have a good communication network, so you can work remotely, आप work from home कर सकते हो, इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। प्रोविजन फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए, प्लम्बर बनने के लिए, कारपेंटर बनने के लिए, वेल्डर वगैरह बनने के लिए एक प्रोफेशनल एकेडमी हो, प्रोफेशनली उनको सिखाया जाए, जिससे वो बड़े लेवल का काम, आउट ऑफ इंडिया का काम अपने हाथ में ले सके, या फिर गवर्नमेंट लेवल का काम अपने हाथ में ले सके। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे इंडस्ट्रीज सिटी में आते हैं, अर्बन एरियाज में आते हैं, वैसे ही रूरल एरियाज में भी रूरल एरियाज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, राइट? मोटिवेशन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई जगह पर या फिर किसी जगह पर आप जॉब्स नहीं दे पा रहे हो तो यू शुड मोटिवेट द यूथ टू सेल्फ एम्प्लॉय देमसेल्फ, बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो। गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम ला सकते हैं इसके लिए। स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट, स्पेसिफिक मेजर्स undertaken by the government to generate employment opportunities, employment guarantee scheme, EGS, employment guarantee स्कीम। अभी हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सुना, बट इस अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लाई है? जो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट स्कीम है, was first introduced by the government of Maharashtra in the year fill in the blanks वाला paragraph, March 28, 1972. This scheme was intended to provide productive employment to the rural population, इसका जो एम था वो कौन सी पॉपुलेशन को जो है टारगेट करता था? रूरल पॉपुलेशन, एंड देयर बाय सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये जो है EGS, ये मेनली कहां पर कॉन्सेंट्रेट करता था? रूरल एरियाज में। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट अश्योर्स टू प्रोवाइड मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ड्यू टू इट्स सक्सेस इन महाराष्ट्र, EGS वॉज इम्प्लीमेंटेड इन अदर स्टेट एज वेल। रूरल पॉपुलेशन पे ध्यान देता है, रूरल पॉपुलेशन पे, एंड जॉब्स गिविंग पे, जॉब देने पे इसका मेन फोकस रहता है, rather देन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस को प्रमोट करने की बजाय ये क्या करता है? रूरल एरियाज में रूरल पॉपुलेशन को टैकल करता है, एंड
प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करता है, प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करता है। सेकेंड वाला पॉइंट जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये ग्राम के ऊपर से आपको पता चलेगा ये इट वाज आल्सो फॉर रूरल एरियाज एंड स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। This scheme was launched in April 1999 after restructuring of integrated rural development program and allied schemes. It is only self-employment scheme for the rural population. It is the only self-employment scheme for rural population. ग्राम पर से ध्यान देना कि ये रूरल पॉपुलेशन के लिए स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ये जो है ध्यान दे रही है। फिल इन द ब्लैंक्स। स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती सहकारी रोजगार योजना। दिस स्कीम वाज लॉन्च in December 1997. It provides gainful employment. It provides gainful employment. Rural, I guess it is not rural क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ग्राम वगैरह नहीं लिखा है। So it is urban unemployed and underemployed people के लिए urban plus employment, अर्बन एम्प्लॉयमेंट पे, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट पे इसका ज्यादा ध्यान था। इंक्लूडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, urban wage employment program. For this scheme central government share has 75% of the cost and state government has 25% of the cost. इसमें क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से 75% सब्सिडी भी ली है। इसमें क्या हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया गया है, वुमेन ट्रेनिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल ट्रेनिंग फॉर प्रमोशन, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों पे ध्यान दिया गया है। उसने इन सारी योजनाओं का आपको सिर्फ बाय हार्ट करना है, राइट। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, this scheme was implemented since 1993 to create and provide sustainable self employment opportunities. यहाँ पर भी self employment opportunities to more than 1 million educated employed youth, to more than 1 million educated employed youth. Fifth वाला point है training rural youth for self employment. It was initiated in the year 1979 with the objective of tackling unemployment problem among the rural youth. ये भी rural के लिए था, right? Rural youth. It aimed about training 2 lakh rural youth every year to enable them to become self-employed. Was submerged, ये बाद में किसमें सबमर्ज किया था, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, क्योंकि ये रूरल भी है एंड यहाँ पर क्या है, रूरल के साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो है ये ध्यान देता है। सो ये दोनों सेम ही चीज थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इसमें जो है वोकेशनल चीजों का, वोकेशनल कोर्सेज जो है लाइक इलेक्ट्रिशियन और दोस थिंग्स, वो स्किल ट्रेनिंग में ज्यादा ध्यान दिया गया था। सो इट वाज आल्सो रूरल एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो इसे 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में क्या किया था, मर्ज किया गया था तो क्यों सिखा रहे भाई, हो गया ना 1979 में। जवाहर रोजगार योजना, it was on 1st April 1989 the government announced a new wage employment scheme, the Jawahar Rozgar Yojana for intensive employment। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया गया था, यहाँ पर जो है जॉब्स मतलब जॉब एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया गया है, rather than जॉब क्रिएटर, यहाँ पर जॉब सीकर्स मतलब जॉब एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयमेंट के लिए ध्यान दिया गया, एम्प्लॉय बनाने पे ध्यान दिया गया। इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द रूरल एरियाज, रूरल प्लस जॉब क्रिएशन, जॉब गिविंग with effect from April 1999. It was renamed जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ओके, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये 100 डेज वाला अच्छे से याद रखना। सिंस 2 अक्टूबर 2009 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसे मनरेगा भी कहा जाता है, राइट, हैज बीन रीनेम्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। This scheme provides at least 100 days of guaranteed wage employment in the financial year to at least one member of every rural household
किसी एक व्यक्ति को वन पर्सन ऑफ वन हाउस होल्ड, एक घर के एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन के लिए गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देने की एक साल में ये कोशिश की जाती थी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के द्वारा। whose adult members volunteers to do unskilled manual work, इसमें unskilled manual work पे ध्यान दिया गया है, ना कि स्किल। और ये जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, ये भी एक रूरल स्कीम है, राइट, रूरल स्कीम है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लिंक skill training program under Ministry of Rural Development announced on the September 23, 2014. The mission of this scheme is to reduce poverty as well as gainful and sustainable employment through regular wages. यहाँ पर भी employment पे ध्यान दिया गया है, ना कि self employment पे। The focus of this program is on rural youth from poor families from the age group 15 to 35. ये भी fill in the blanks के लिए याद रखना, okay? The National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015. The first national policy on skill development was notified in the year 2009 to promote private sector participation via innovation funding models. जैसे शार्क टैंक आपने देखा होगा, राइट, वैसे ही प्राइवेट सेक्टर उसको क्या किया था, इनवाइट किया था कि आप फंड कीजिए, इनोवेटिव जो आइडियाज आपको लगते हैं, यू फंड देम, राइट, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन द फैक्टर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। दिस वुड इंक्लूड प्रमोट entrepreneurship culture, encourage entrepreneurship as a viable career option through advocacy, promote entrepreneurship among women, right? Startup India, आपने इस इंडिया इनिशिएटिव के बारे में बहुत सुना होगा। जनवरी 2016 में ये चालू किया था, टू स्ट्रेंथन एंड इंस्पिरेशन टू द टैलेंटेड यंग जनरेशन ऑफ इंडिया। ये भी क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर आप कह सकते हैं बिजनेस के बारे में, राइट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी एक स्किल रिलेटेड है, स्किल रिलेटेड जो है योजना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमॉन्ग द यूथ बाय प्रोवाइडिंग मॉनेटरी रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द, प्लस सर्टिफिकेशन भी है इसमें, completion approving the program. The government has allocated a budget of 12,000 crores till 2020 for the implementation of this scheme. So this was about all the schemes. I hope आपको अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट, एंड आई होप कि कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर होगे कोई डाउट्स, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योर रिप्लाई ऑल दोस कमेंट्स। डू लाइक द लेक्चर अगर आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, राइट। And this was all about this chapter, unemployment of India. अगले चैप्टर के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, right? Till then, have a good day and happy studies. Thank you.